सत्ता का महासंग्राम। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज सत्ता के महासंग्राम में हरियाणा और जम्मू कश्मीर की हमने लगातार बातें की, हर एक छोटी बड़ी खबर आपको दिखाई, लेकिन आज से हम बात करेंगे आपके पसंदीदा कार्यक्रम में महाराष्ट्र की और झारखंड की। महाराष्ट्र में क्या कुछ सियासी अभी अपडेट चल रहा है वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको हमारे साथ आप ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से वहां की हर छोटी बड़ी खबर पर क्या चुनाव को लेकर सुगबुगाहट चल रही है, क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी बहुत जल्द हो सकती है। दर्शकों, सबसे पहली खबर हम आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज अभी मिल रही है कि बहुत जल्दी से अब महाराष्ट्र के चुनावों के ऐलान बहुत जल्द हो सकते हैं। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, आपको बता रहे हैं झारखंड की चुनाव से और महाराष्ट्र की चुनावों से जुड़ी ये बड़ी खबर किसी सप्ताह में हो सकती है। दोनों ही राज्यों में चुनावों की घोषणा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपडेट्स के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ होंगे सौरभ तिवारी, ब्यूरो चीफ दिल्ली से बाबूलाल राठौर, हमारे संवाददाता संभाजीनगर से अभिषेक मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ होंगे, अरशद आजमी साहब जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से और सुरेंद्र स्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे। सबसे पहले बाबूलाल आपके पास आ रहा हूं, बताइए क्या कुछ अपडेट है आपके पास। खबर यह कि इसी सप्ताह महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्या अपडेट है बताइए बाबूलाल। बिल्कुल विकास, निश्चित तौर पर जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग कल ही महाराष्ट्र विधानसभा के तारीखों का ऐलान कर सकता है और कल से ही महाराष्ट्र में आचार संहिता लग सकती है, क्योंकि इसी को लेकर हम आज लगातार सुबह से देख रहे हैं कि महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक जो कि हमेशा 11 बजे बुलाई जाती है, आज 9:30 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई और ताबड़तोड़ बड़े बड़े फैसले लिए गए, जिसमें मुंबई के टोल नाके को फ्री किया गया है। साथ ही हमने देखा कि तुरंत इस बैठक के बाद, कैबिनेट की बैठक के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सभी वरिष्ठ तमाम भाजपा के नेता दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में उनकी एक बड़ी बैठक आला अधिकारियों के साथ संपन्न हुई और उसके बाद जानकारी ये निकल कर आई कि कल 2:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे महायुति की जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हमने देखा कि कल महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें शरद पवार, नाना पटोले और उद्धव ठाकरे थे, और अब कल एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और उसके बाद शायद अनुमान लगाया जा रहा है सूत्रों से कि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बाबूलाल आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, चलिए वो और आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह किसी सप्ताह में तारीखों का ऐलान हो सकता है। साथ ही चुनाव आयोग ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 या 3 चरणों में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। पार्टियों ने त्योहारों के बाद चुनाव करने की बात कही है। 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है, 5 जनवरी को झारखंड विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर समीकरण बनाने में तमाम पार्टियां जो है वो जुटी हुई हैं, लेकिन बड़ी खबर यही है कि 2 से 3 चरणों में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बाबूलाल बताइए इस पूरी खबर पर क्या अधिक अपडेट है आपके पास, विस्तार दीजिए खबर को। बाबूलाल मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी विकास, बताइए इस पूरे मामले पर कि 2 से 3 चरणों में पूरे हो सकते हैं चुनाव और 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। क्या कुछ अभी जानकारियां, कितनी तैयारी चुनाव आयोग ने कर ली है, क्या कहते हैं आपके सूत्र, बताइए बाबूलाल। चुनाव आयोग पूरी तैयारी में है। 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा के महाराष्ट्र सरकार के कार्यकाल का समाप्त हो रहा है, उसी को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लगातार ताबड़तोड़ बड़ी बड़ी बैठकें, मीटिंगें ली जा रही है, बड़े बड़े फैसले सरकार की कैबिनेट में लिए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार आशंका जताई जा रही है कि अब किसी भी वक्त चुनाव आयोग आचार संहिता लगा सकता है, चुनाव के ऐलानों तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो इसके मुताबिक लगातार कितने चरण में ये चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में 3 चरण में होंगे या 4 चरण में, ये तो चुनाव आयोग जो बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बाबूलाल ठीक 5 बजे आपसे हर रोज अब महाराष्ट्र पे तमाम सियासी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी अपने चुनावी तैयारियों में जुट गई है, अपने सहयोगी पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी बैठकें कर रही है। दिल्ली से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक कर रही है। जेपी नड्डा से लेकर तमाम जो बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इस पर मंथन चिंतन कर रहे हैं, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर लेकर। सौरभ तिवारी, ब्यूरो चीफ दिल्ली से मेरे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सौरभ तिवारी आपके पास आ रहा हूं, बताइए क्या अपडेट, बैठक से चिंतन मंथन के जरिए क्या कुछ बड़ा निकला है अभी तक, बताइए सौरभ।
सौरभ, आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप म्यूट हैं तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। विकास की जिस तरह से कल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर बैठक हुई, राजस्थान को लेकर बैठक हुई और आज महाराष्ट्र को लेकर कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, जिसमें डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो चंद्रशेखर बावनकुले, जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव हो, अश्विनी वैष्णव हो, पीयूष गोयल हो, विनोद तावड़े हो, जो कोर ग्रुप के बैठक जो सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और भारतीय जनता पार्टी चाहे उपचुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, सबको लेकर एक ही रणनीति के साथ जीतने के लिए रणनीति बनाकर उतरने के प्रयास करती है। जिस तरह से हरियाणा में आपने देखा विधानसभा चुनाव और भारतीय जनता पार्टी वहां जीती के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। अब देखिए सीट शेयरिंग की बात हो रही है, तो बीजेपी के जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि कम से कम बीजेपी 160 सीटों पर लड़ने का पूरी तरह से उन्होंने मन बना लिया है। जो सहयोगी पार्टी और मुख्यमंत्री शिंदे हैं शिवसेना के, उनको कम से कम 80 से 90 सीटें देने की बात हो रही है। और अजीत पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उनको 40 से 50 सीटें। और देखिए रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी लगातार सीट की मांग कर रहे हैं, तो उनको भी 4 से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। बिल्कुल, पॉइंट टेकन सौरभ, लौटूंगा आपके पास। इसी बीच देखिए एक और बड़ी महाराष्ट्र से जुड़ी आपको सियासी खबर बताते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को टक्कर देने के लिए बीजेपी के घटक दलों ने महायुति के नाम से गठबंधन तैयार किया है, जिसे एनडीए गठबंधन भी बोलते हैं। एनडीए गठबंधन में सभी सीटों पर लगभग सहमति बन गई है। सौरभ बता रहे थे, वहां से जानकारी दे रहे हैं कि बैठक में चिंतन मंथन चल रहा है। लगातार एक एक खबर पर नजर बनाए सौरभ, इसे लेकर भी बैठकों का दौर जारी है। बड़ी खबर आपको चलिए बता रहे हैं, जहां महायुति को लेकर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है बीजेपी। ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना और 50 से 40 सीटों पर चुनाव एनसीपी जो है वो लड़ सकती है। 47 के आसपास सीटों को लेकर असामंजस्य की स्थिति बनती नजर आ रही है। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सबसे पहले सत्ता के महासंग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी सीटों पर फॉर्मूले तय हो रहे हैं, कहां कितने गुणा गणित है वो भी पार्टियां कर रही हैं। और इसी के चलते चलिए अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के सत्ता के संग्राम में कौन कौन सी पार्टियां मैदान में हैं। तो ये बड़ी खबर हमने आपको दिखाई है। आइए चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कौन कौन सी पार्टियां मैदान में हैं। ये दिखाना भी सबसे दिलचस्प है, इसलिए सत्ता के महासंग्राम में उनका किसके साथ गठबंधन है और तीसरे मोर्चे पर कौन शामिल है। ग्राफिक्स के जरिए मैं चाहूंगा बड़ी स्क्रीन पर सीधा हम आपको ग्राफिक्स दिखाने वाले हैं और ग्राफिक्स में आपको यह बताएंगे कि कौन सी पार्टियां जो हैं चुनावी मैदान में हैं, चाहे वो एमबीए की हो या महाविकास अघाड़ी की। देखिए बड़ी स्क्रीन पर आपके सामने है महायुति एमबीए की। बढ़ गई है टेंशन, क्या ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तीसरा जो दल तैयार हुआ है क्या उससे स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन उससे पहले महायुति की बात कर लेते हैं। बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, इसमें भी 3 गुट आते हैं। इसमें अगर बीजेपी को देखें तो फडणवीस साहब हैं और साथ ही शिवसेना की बात की जाए तो एकनाथ शिंदे जो आते हैं, जो इस समय मुख्यमंत्री भी हैं महाराष्ट्र के। और उसके बाद आते हैं जो एनसीपी की बात की जाती है, अजित गुट जो है, ये 3 पार्टियां मिलकर बनाती हैं महायुति की गठबंधन को। इसके बाद आती है सेकंड नंबर पे हम जिसे महाविकास अघाड़ी की बात करते हैं। इसमें 3 पार्टियां आती हैं। सबसे पहले देखिए कांग्रेस आती है, इसके बाद शिवसेना, यूबीटी, माफ कीजिएगा जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है वो इसमें आता है, और तीसरे पे एनसीपी आती है, शरद गुट। एनसीपी, कोई कंफ्यूजन आपको ना हो, शरद गुट है जो महाविकास अघाड़ी में है, महायुति जो एनसीपी अजित गुट में आती है। लेकिन इससे पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि तीसरा जो गठबंधन है, जो इन पार्टियों से जो नेता बागी हुए हैं, इन पार्टियों से जो नेता नाराज हुए हैं, उन्होंने अपना एक नया दल बना लिया है। कौन सा नया दल है, बहुत जल्दी से स्क्रीन पे मैं ला रहा हूं, इसके बाद चलूंगा, चर्चा करूंगा। मैं चाहूंगा अपनी टीम से ग्राफिक्स नेक्स्ट लाएं। बहुत जल्दी से हम दिखाएंगे कि तीसरा जो मोर्चा आया है, उस मोर्चे के आने के बाद क्या समीकरण बदलेंगे, कितने समीकरण बदलेंगे, वो ग्राफिक्स प्लीज प्ले करें। हम दिखाएंगे कि तीसरे मोर्चे में जो दल हैं, देखिए आ गया है महाराष्ट्र में थर्ड फ्रंट। ये सबसे बड़ा एंगल आपके लिए लेकर आए हैं। ये वो पार्टियां हैं जो महायुति एमबीए और महाविकास अघाड़ी को चैलेंज देने के लिए वहां से बागी होकर, वहां से नाराज होकर, कौन कौन से दल हैं, परिवर्तन महाशक्ति का नाम दिया गया है इसमें। ये तमाम बड़े नेता देखिए एक एक कर आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूं। बीजेपी आती है, बच्चू कडू इस पार्टी से आते हैं। ये उस पार्टी के बड़े नेता हैं जो कभी इन दोनों पार्टियों में रहे हैं, वहां से नाराज हुए तो अपना एक परिवर्तन महाशक्ति का नाम दिया गया और एक नई पार्टी बनाई गई।
बीजेकेपी आती है उसके बाद दूसरे नंबर पर, इसके नारायण अंकुशे आते हैं जो नाराज चल रहे थे, फिर उसके बाद शामिल हुए हैं परिवर्तन महाशक्ति में। एसडब्ल्यूपी के आते हैं राजू शेट्टी साहब, ये नेता हैं, बड़े नेता हैं और अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं। किसान भारती आते हैं शंकर अदना घोंगड़े से, इस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। स्वराज पक्ष की बात हम करते हैं तो छत्रपति संभाजी राजे का नाम आता है जो इस परिवर्तन महाशक्ति में शामिल है। उसके बाद हम देखेंगे कि शेतकरी किसान संगठन आता है जो किसानों का वर्चस्व, किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें आते हैं बाम नाराय, सदा शिवराय पटप। ये वो 6 दल हम आपको बता रहे हैं जो थर्ड फ्रंट की भूमिका में नजर आएगा, यानी त्रिकोणीय मुकाबला महाराष्ट्र में चैलेंज करने के लिए थर्ड फ्रंट खुल गया है। और सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है दर्शकों, परिवर्तन महाशक्ति में कौन कौन है, क्या यह चैलेंज बड़ा होगा। मैं चाहूंगा सीधे इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान है अभिषेक मिश्रा साहब, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है। हरेंद्र अरशद आजमी साहब है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता आते हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र स्वामी जी, रास्ते लिए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम फैसले की बात करें तो हल्के वाहनों का टोल अब नहीं देना होगा। एक महत्वपूर्ण फैसला है। ग्राफिक्स के जरिए मैं चाहता हूं सबसे पहले आपको बड़ी स्क्रीन पर लेके चलूंगा और ग्राफिक्स दिखाऊंगा कि क्या ग्राफिक्स के जरिए आज बड़े फैसले जो हैं कैबिनेट में लिए गए हैं। चलिए बड़ी स्क्रीन पर आपको लेके चल रहा हूं। बहुत जल्दी से अपनी टीम से कहूंगा कि वो ग्राफिक्स दिखाएं जो आज बड़ी बातें सामने आई है। बीजेपी की चुनावी स्ट्रैटेजी क्या है, चलिए यहां से शुरू करते हैं। बीजेपी की अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है ताकि अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से वहां पर बीजेपी ताल ठोक सके, वहां पर तैयारी कर सके। तेलंगाना छत्तीसगढ़ के नेताओं को मराठवाड़ा की 40 सीटों पर उतारने की तैयारी है। एमपी के नेता विदर्भ की 62 सीटों पर तैनात होंगे। बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी वो बता रहे हैं। कर्नाटक के नेता पश्चिमी महाराष्ट्र की 58 सीटों पर तैनात रहेंगे, तो अलग अलग सेक्टर वाइज गुजरात के नेताओं को मुंबई कोकण की 75 सीटों पर लगाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सौंपने वाली है। बीजेपी की अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी जो है बनाई गई है। आइए सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आपको सुना देते हैं और उसके बाद सीधा चलेंगे तो चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। महाराष्ट्र से लोग आते हैं और मुंबई एंट्री पॉइंट पर टोल नाका पर ट्रैफिक जाम होती थी। लोगों की मांग पिछले कई सालों से थी और कई लोग कोर्ट में भी गए थे और उसमें कोर्ट में जाने वाला मैं भी हूँ। तो आज मुझे समाधान भी है, खुशी भी है कि आज मैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, हमारे महायुति सरकार के कार्यकाल में आज ये लाखों जो कार प्रवासी है, लाइट मोटर प्रवासी है, उनको टोल में से माफ़ी दी गई है। तो चुनावी स्ट्रेटेजी बीजेपी की हमने बताई है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुरेंद्र स्वामी जी आपके साथ करना चाहता हूं। आप तो अब महाराष्ट्र पर जुट गए होंगे, महाराष्ट्र पर लग गए होंगे, पूरे वहां के सियासी समीकरण समझ रहे होंगे, लेकिन अभी जो हमने थर्ड फ्रंट की बात की है और एमबी और महाविकास अघाड़ी, किस तरह से आप महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त देखते हैं जबकि सूबा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है? देखिए, विकास, हरियाणा का जो चुनाव है उसने महाराष्ट्र में सारे समीकरण बदल दिए हैं। जहां कांग्रेस पार्टी ये सोच रही थी कि भाई उन्होंने 13 लोकसभा की सीटें जीती हैं और वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है और विघटन होने के बाद एनसीपी और उद्धव गुट में एमएलए भी उनके सबसे ज़्यादा हैं जी, तो वो ज़्यादा अपनी दावेदारी करेंगे, तो उस पर वो घिर गए हैं अपने अलाइज से। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी 125-30 सीट पर हम चुनाव लड़ पाएंगे, तो हरियाणा के चुनाव ने उनको भी एक मनोबल दे दिया है कि वो भी अब ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो इन दोनों पार्टियों के बीच की बात हुई। अब जो तीसरी आपने बनाया है, एक तो ये महापरिवर्तन बन गया है, दूसरा इसमें कुछ पार्टीज और हैं जो लेफ्ट फ्रंट की हैं, जो आपको मालूम है कि 16 तारीख को नासिक में वो अपना सम्मेलन कर रही हैं। उसमें समाजवादी पार्टी भी है उस और दूसरी पार्टियां भी हैं। तो वो कह रही हैं कांग्रेस को और महाविकास अघाड़ी को कि भाई आप लोग सीट शेयरिंग प्रॉपरली कीजिए, सब प्रोग्रेसिव पार्टीज को उसमें शामिल कीजिए अगर आपको भाजपा को हराना है जी। तीसरी बात इसमें यह है कि जो आप मिस ना करें कि जो उलेमाओं की अभी मीटिंग हुई थी बॉम्बे में, ऑल इंडिया सम्मेलन उनका हुआ था
जी। 2-3 दिन पहले, और उस सम्मेलन में उन्होंने खुल के कहा है कि भाई जो मुस्लिम्स हैं उनको आपको पूरी सीट देनी चाहिए। वो आपको पूरा समर्थन कर रहे हैं, सब जगह जी। जिता रहे हैं। हरियाणा में भी 5 मुस्लिम कैंडिडेट जिताए हैं, तो उनको भी उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जो राहुल गांधी कहते भी रहे हैं कि भाई हम जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। दूसरी- ठीक है सर, लौट रहा हूं जी। सुरेन जी आपके पास लौट रहा हूं। मेरे साथ अभिषेक मिश्रा है भारतीय जनता पार्टी से। अभिषेक जी, क्या सीट शेयरिंग पर जो बात अटक रही है वो पूरी हो गई है? कितनी तैयार है भारतीय जनता पार्टी अब से? देख, कोई बात अटका था ही नहीं। हम्म। समझदारी से सुचारू रूप से जी, एक प्रक्रिया आवाज के बढ़ाइए चले। थोड़ी। जी। तीनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो हमारा जो भाजपा का सिस्टम है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारा दिल्ली में, वो तय करेगा टोटल कितना सीट लड़ना है, कितने किनको उम्मीदवार बनाना है। तो तीनों पार्टी के जो तीनों वरिष्ठ नेता है उनमें बातचीत चल रही है अच्छे से। हमारा जो स्टेट लेवल का लीडरशिप है, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी, अजित पवार जी, ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं। और सेंटर को जो हमारा लीडरशिप है उनके साथ भी जो तालमेल, कोऑर्डिनेशन, उनका जो मार्गदर्शन हमें मिल रहा है राज्य में, तो सब कुछ सही दिशा में चल रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले जी ने कहा है कि 2-3 दिन के अंदर सारी सीट शेयरिंग प्रॉपरली घोषित हो जाएगी। और कल तीनों पार्टियों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शायद उसमें भी संभावना है कि घोषित हो जाए। तो सब कुछ सही दिशा में सही तरीके से चले। ठीक है, अरशद आजमी साहब, भारतीय जनता पार्टी तो कॉन्फिडेंस नजर आ रही है, कॉन्फिडेंट है, और वो कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है। यहां तो सारी सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ बात चल रही है। इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करूं, महाविकास अघाड़ी की बात करूं, सीट शेयरिंग पर क्या कुछ अभी कुछ तैयारी हो पाई है, फिक्स हो पाई है बातचीत? कितनी तैयार है आपकी पार्टी? जी, आजमी साहब म्यूट है शायद, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अब आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बाबुलंद आ रही है, बोलिए। जी जी, देखिए इंडिया गठबंधन की जहां तक बात है तो सीट शेयरिंग को लेकर तमाम तैयारियां, तमाम सहमति तीनों चारों पार्टियों ने और सीपीआई और दूसरी पार्टियों ने भी मिलकर तय कर ली है। आपको याद होगा कि लोकसभा का चुनाव भी जब हो रहा था तो खास तौर से मीडिया में ये खबरें बार बार आती थी कि अभी तो सीट शेयरिंग नहीं हुई, अभी तो कोई साझा पब्लिक नहीं हुई, क्या होगा। लेकिन आपने देखा कि जैसे चुनाव शुरू हुआ, किस तरह से बेहतरीन तरीके से इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग भी की और बेहतरीन इलेक्शन लड़ा पूरे महाराष्ट्र के अंदर। और महायुति को पूरी तरह उसमें हार उठानी पड़ी। तो लोग विधानसभा में भी होगा जो है वो तय हो चुके हैं। 1-2 दिन में जैसे ही चुनाव आयोग ऐलान करेगा चुनाव की तारीखों का, इंडिया गठबंधन भी अपनी तमाम सीटें जो है वो ऐलान कर देगी और कहां कौन पार्टी लड़ रही है। बिल्कुल आपके पास लौटूंगा, आगे चर्चा को हम बढ़ाएंगे। सियासी तैयारियां क्या है उस पर आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम मेहमान जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र स्वामी जी आपके पास आ रहा हूं। अगर एक एक करके हम बात करें, महाविकास अघाड़ी की सबसे पहले बात करते हैं। क्या इस बार लगता है आपको सत्ता में वापसी आसान होगी? एक तरफ हम तमाम चीजें देखते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी बात कई जगह नहीं बनती नजर आ रही है, कहीं कुछ जगह ऐसा भी है जहां मनमुटाव की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो क्या महाविकास अघाड़ी की वापसी किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, अभी जब तक टिकटों का बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक इस विषय में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बेशक, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के पास अपर हैंड है और विदर्भा में भाजपा कैसा परफॉर्म करेगी उस पर भी बहुत निर्भर करेगा जी। लेकिन मैं, आपने जो चुनाव वाली बात की उस पर मैं अपना इनपुट देना चाह रहा था। जी, बोलिए। कि इलेक्शन को कंप्लीट करने के प्रोसेस में 36 दिन चाहिए जी। तो मेरा मानना यह है कि या तो ये चुनाव एक ही चरण में महाराष्ट्र में हो जाएगा, और अगर वो नक्सल एरियाज की तरफ 2 दिन लेना चाहते हैं तो इनको परसों परले रोज से ही नॉमिनेशन शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा इनके पास कोई, ये 3 चरण में तो अब महाराष्ट्र का चुनाव हो नहीं सकता। अगर 26 नवंबर तक खत्म करना है। अभिषेक मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं, समय मेरे पास बहुत कम है, एक फाइनल कमेंट में ले रहा हूं। आप किस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आते हैं सीट शेयरिंग को लेकर? एक तरफ महाविकास अघाड़ी और थर्ड फ्रंट की एंट्री हुई है, उसके बाद बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंट लगती है? यानी हम 100% आश्वस्त हैं कि सरकार हमारी बन रही है महायुति। भाजपा प्रचंड बहुमत से आएगी, शिंदे जी को भी बहुमत अच्छा मिलेगा, अजित पवार जी को भी मिलेगा। हमारी स्पष्ट बहुमत महाराष्ट्र में आ रही है। हम बहुत ही स्थिर और अच्छी सरकार चलाएंगे आगे 5 वर्ष।
और जनता का आशीर्वाद जो केंद्र में और हरियाणा में और अन्य राज्यों में हमें मिला वही महाराष्ट्र में भी प्राप्त होगा। ठीक है, और आजमी साहब क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंट हैं और वापसी हो रही है। देखिए कैसा है कि ख्वाब देखना तो कोई भी देख सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। 4 महीना पहले ही महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हुए हैं और 4 महीने से लेकर अब तक के हालात पे नजर डालेंगे तो कुछ हालात बदले नहीं बल्कि बदतर हो चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला अपनी जगह खड़ा है, ठीक है, एक योजना उन्होंने लाई लाडली बहन की, लेकिन अगर दूसरी तरफ आप निगाह अगर नजर डालते हैं तो आपको ये लगेगा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो वातावरण बना है महाराष्ट्र में, 7,600 केसेस सिर्फ बलात्कार के हुए हैं पिछले 1 साल 2023 में, जब से ये सरकार बनी उसके 2 साल कुछ महीने हो गए सरकार। बिल्कुल, चलिए देखना है इन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार आप जनता के बीच तक जाएंगे। और हालांकि अभी तो बहुत सारी बातचीत होगी क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर भी अभी सुरेंद्र जी जिस तरह से कह रहे थे कि यह रास्ता जो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन सुरेंद्र जी आपका, अभिषेक मिश्रा जी आपका और अरशद आजमी साहब आप तीनों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आज सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और मुद्दों के साथ, महाराष्ट्र और झारखंड की कुछ और सियासी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।